हेलो गाइड, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका इंट्रोडक्शन करा था और बताए थे कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि शिक्षण के स्तर मैंने 3 स्तर बताया था, बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। तो आज मैं उस टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा, आगे टॉपिक पढ़ाएंगे। और यार अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे तो सब्सक्राइब कीजिए। एक एक टॉपिक पूरा लेकर के आऊंगा, सारे टॉपिक बताएंगे। हर टॉपिक का हिंदी में पीडीएफ नोट्स मिलेगा दोनों जगह पे। टेलीग्राम पे भी माइंड योर ओन सक्सेस पे मिल जाएगा आपको। संकल्प जीआरएफ हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, आप वहां भी स्पेशली यह जो संकल्प जीआरएफ लाया हूं यह सिर्फ और सिर्फ जीआरएफ वाले स्टूडेंट के लिए, जीआरएफ और नेट वाले स्टूडेंट के लिए सारे नोट्स मिलेंगे। आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको एकदम सीक्वेंस से सारे मिल जाएंगे हिंदी में। ठीक है, तो वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और टॉपिक को पढ़ने से पहले शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, हर किसी को बताइए। पूरा कंप्लीट कोर्स, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपके डाउट हो रहे हैं तो भी आपके डाउट सॉल्व करूंगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, शिक्षण के स्तर के तरफ चलते हैं, एकदम स्लोली बताएंगे, समझ करके टॉपिक को चलेगा। देखिए, इन लेवल के स्टूडेंट्स हमारे पास मिलते हैं। जैसे अगर बात करें, सबसे पहला आपका होता है स्मृति स्तर। पहला कौन सा स्तर है? लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे पहला लेवल है आपका स्मृति स्तर। ठीक है, मेमोरी लेवल। क्या होता है ना, बाल्य अवस्था। हम लोग बोलते हैं ना कि सर अभी बाल्य अवस्था वाले में है वो बच्चा, तो बस देख करके सीख रहा है। ठीक है, किड्स के बारे में बोलते हैं। क्या होता है, घर में बड़े बुजुर्ग जिस हिसाब से कुछ करते हैं यह बच्चा वैसा देखता है और अनुसरण करके सीखता है और वही करता है। इनका मेमोरी ऐसा होता है, मेमोरी पावर के अगर देख रहे हैं तो उस चीज को वो माइंड में करेंगे एब्जॉर्ब किया, अच्छा है ऐसा ऐसा हो रहा है। दैट इज स्मृति स्तर। स्मृति लेवल वाले स्टूडेंट जिनको रटा करके, जिनको याद करवा के किसी चीज को हम बताते हैं और स्मृति करके हम उन्हें अधिगम करते हैं, शिक्षा देते हैं। ठीक है, यहां देखिएगा बच्चे, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर वह आधार है जिसमें छात्रों के मानसिक स्तर एक स्मृति पक्ष का आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। यह बाल्यावस्था एवं शिशु अवस्था में प्रदान करवाई जाती है क्योंकि इसमें बालक का बौद्धिक विकास अपने शुरुआती दौर में होता है। क्या बोले कि बच्चा होता है और उसमें किसी भी चीज का कोई नॉलेज नहीं होता है, स्टार्टिंग लेवल होता है, एकदम ब्रेन पूरा तरह से बॉस रहता है, जो सिखाएंगे वो सीख जाएगा। तो वहां पे उन्हें चीजों को, बड़े को अनुसरण करना, जो सिखाएंगे। अभी माइंड उसका ऐसा है, उसको गलत मत शिक्षा दो, गलत बात उसके सामने मत बोलो, वो सीख लेगा, याद कर लेगा, फिर वो रिपीट करेगा। तो वो स्मृति स्तर। ठीक है, सबसे पहले अधिगम, उसको कैसे देखिए, स्मृति के अस्थिकरण, स्मृति के स्थितिकरण हेतु अधिगम का बेहद अहम योगदान होता है। क्योंकि किसी व्यक्ति के स्मृति को तभी अस्थायित्व प्राप्त होता है जब उस प्रकरण में संबंधित याद हो, तभी बालक अपनी स्मृति को संचित करके रख सकता है। क्या होता है यहाँ पे, देखिए, जो बच्चे को स्मृति मतलब करवाया जाता है, स्मृति लेवल के होते हैं, उन्हें चीजों को याद रखने के लिए तरीका अपनाया जाता है कि किस बेसिस पे हम उन्हें अधिगम प्राप्त करवाएं जिससे उनकी स्मृति मजबूत हो, वो चीजों को याद रखे, उसे भूले नहीं। ठीक है, आगे धारण, किसी प्रकरण से संबंधित पहलुओं को अपने मस्तिष्क में संजोए रखने की धारणा करते हैं। अर्थात बालक जितने अधिक समय तक किसी बात को अपने मस्तिष्क में धारण करके रखता है वह उसकी धारण शक्ति को प्रदर्शित करता है। ये भी हम देखते हैं, बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे के सामने बहुत सारे लोग बोलने से कतराते भी हैं कि देखो गलत बात उसके सामने नहीं करो, गलत चीज एक्टिविटी उनके सामने मत करो। अगर वो सीख लेगा और अगर उसकी स्मृति शक्ति उस से अगर जब एब्जॉर्ब कर लिया तो बार बार उस चीज को रिपीट करेगा, वह उस चीज को सीख जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे उनकी स्मृति स्तर को, उनके जो पावर है एब्जॉर्ब करने का, उससे भी परख यहाँ पे किया जा सकता है कि बच्चे में सीखने का कितना अनुभव है। कैसे यार, तुरंत देख करके उस चीज को बराबर रिपीट करने लग गया, सीख गया,
तो यह स्मृति स्तर में मेजर किया जा सकता है। क्लियर? प्रत्यास्मरण, धारण की हुई वस्तु को आवश्यकता अनुसार पुनर्स्मरण करना, अर्थात सीखी हुई वस्तु को भविष्य में अपने काम में लाने की क्षमता को ही प्रत्यास्मरण कहते हैं। कभी कभी जैसे समझाते हैं, बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा तो कुछ जान नहीं रहा है, वो बाल्यावस्था में है, पेरेंट्स सिखाते हैं, देखो बाय ऐसे किया जाता है, हेलो ऐसे किया जाता है, फ्लाइंग किस ऐसे दिया जाता है, बच्चा सीख लेता है। उनकी स्मृति स्तर में वह चीज परमानेंटली सेट हो गई है, और पेरेंट्स के रिपीट करने बोलते हैं कि देखो बाबू टाइट बाबा बाय बाय कर दो, तो वो अपना उस स्मृति स्तर को यूज करके वह एक्टिविटी को रिपीट करता है। ठीक है, वह एक्टिविटी को क्या करता है, रिपीट करता है। पहचान, किसी रास्ते में पुनः जाने पर यह पहचान लेना, किसी रास्ते में पुनः जाने पर यह पहचान लेना कि हम यहाँ पहले भी आए थे, अतः स्मृति का पुनः स्मरण करना ही पहचान है। क्या होता है, अनजान जगह से जाने पे लोग, बच्चे क्या करते हैं, कतराते हैं, डरते हैं। लेकिन अगर वो एक बार उस जगह पे गए हुए हैं, उनका माइंड सेट हो गया कि नहीं पहले भी आया था, और वापस अब होता है कि नहीं देख करके दूर से ही, अच्छा वहां जाना है वहां जाना है, उंगली दिखाने लगते हैं। होता है ना बाल्यावस्था में ऐसा, तो वहां पे उनके स्मृति स्तर का पहचान होता है कि पहले से उन्हें वह चीज मेमोराइज है, याद है, तब वो एक्टिविटी को वापस रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? आगे स्मृति स्तर का वर्गीकरण, तत्कालीन होता है, जो मतलब तुरंत इमीडिएटली हो रहा है। अस्थायी स्मृति परमानेंट, मतलब वो वापस से रिपीट करेंगे उस चीज को, उनके माइंड में हमेशा के लिए बंधा हुआ है। से बचपन में सीखा गया एबीसीडी अभी भी आप नहीं भूलते, क ख ग घ अंग अभी भी नहीं भूलते, तो उस हिसाब से वह सेट किया हुआ, मतलब बात करें स्मृति और बोध स्तर में, उस स्तर पर लेके गया हुआ है ताकि वह उन चीजों को आप अभी भी नहीं भूल पा रहे। ठीक है, शीघ्र अधिगम इसमें होता है, स्थित होता है, पुनः स्मरण, बार बार रिपीट करने से भी उस चीज का आपको आदत बन जाता है। दूसरा होता है बोध स्तर। देखिए बच्चे, अगर बात करते हैं स्मृति स्तर किड्स के बारे में, अगर बात करें बाल्यावस्था, तो थोड़ा सा बाल्यावस्था से बढ़ करके जब हमारे पास क्यों का सवाल हमारे मन में आने लगता है, जब बच्चों में कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण, जब उनके मन में ये सवाल आने लगता है कि आपसे कुछ ना कुछ सवाल करने लगेंगे, खुरफाती दिमाग वाले, बोध स्तर, जिनमें उनका स्तर इस स्तर पे आ जाता है, इनका लेवल इस तरह बढ़ता है कि वह सवाल भी करने लगते हैं, सोच विचार भी करने लगते हैं कि क्या कारण है जिससे यह रिजल्ट मिल रहा है, किस कारण से ऐसा इंपैक्ट पड़ रहा है। दैट इज बोध स्तर। वह कौन सा स्तर है, बोध स्तर, जिसमें बालकों में, बच्चों में, छात्रों में इतनी समझ हो जाती है कि चीजों को वह समझने और परखने लगते हैं, चीजों को समझने और परखने लगते हैं, वह उनका बोध स्तर है। वो उनका क्या कहलाएगा, बोध स्तर। देखिए मध्य स्तर है, इसमें उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धि विकासशील होती है। बोलते हैं ना, कभी सीखने वाला उम्र है, इसका भी तो सीख रहा है, देख के एब्जॉर्ब करके मार्केट में घूम मिल गया, अब उससे सीख रहा है, तो ये बोध स्तर। समझ में आया आपका, बोध स्तर। जिनका स्मृति स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, तत्पश्चात शिक्षण को बोध स्तर की ओर ले जाता है। स्मृति स्तर में बच्चे को रटा करके, समझा के, प्यार से, आंखें दिखा के सिखाया जाता है, लेकिन बोध स्तर में बच्चे खुद अनुसरण करते हैं, चीजों को देखने, भापने और अब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, वहां पे थोड़ा उनका लेवल बढ़ जाता है। जिनमें छात्रों को रट कर याद करने के बजाय उन्हें प्रकरण के समस्त पहलुओं को बारीकी से समझाया जाता है। क्या बोले, स्मृति स्तर में बाल्यावस्था में होते बच्चे को ए बी सी डी ई एफ जी रटाया जाता है, लेकिन बोध स्तर में उनको इसका मतलब, उनको वह क्या करते हैं, उस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, समझा करके, एनालाइज करके और एक्सप्लेन किया जाता, बताया जाता, उनको रटाया यहां पे नहीं जाता है। ठीक है, जिनका उनके मस्तिष्क के प्रकरण के पहलुओं को समझकर उनके मध्य के अंतरों को समझ सके। इनमें शिक्षक शिक्षण के दौरान प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देते हैं, जिससे छात्र उस प्रकरण के उद्देश्यों को बोध कर सकते हैं और उस प्रकरण की घटनाओं एवं विचारों के पीछे के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को जान सके। बोध स्तर का
शिक्षण का उपयोग सामान्यतः माध्यमिक स्तर हेतु किया जाता है। टीचर क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ बताएं और उनको एक्सप्लेन करते, इस बेसिस पे एक्सप्लेन करते ताकि उस चीज को समझा करके हम उनको अंडरस्टैंड करवा सकें। समझ में आया? एक्सप्लेन, व्याख्या इस तरीके से करते हैं ताकि बच्चों में इसका समझ का विकास हो सके और उस चीज को वो अच्छे तरीके से अनुसरण करें। ठीक है, रटाया नहीं जाता है बोध स्तर पे। बोध स्तर पे बच्चे को समझाया जाता है, सिखाया जाता है और वह टीचर जो उसको अधिगम दे रहे हैं इस विषय में, तो वह क्या करते हैं, एक्सप्लेन, व्याख्यात्मक वे में उनको एनालाइज करवाते हैं, तब उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये बोध स्तर का। थर्ड आपका आता है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर आता है, यह टीचिंग लेवल का लास्ट लेवल है हायर एजुकेशन के लिए। बच्चे में स्मृति स्तर के बाद बोध स्तर पे आए, बोध स्तर के बाद जब वो सीनियर एजुकेशन लाइन में आ गए, अगर बात करते हैं स्टूडेंट इस लेवल पे पहुंचते हैं कि वह रिसर्च करने लगते हैं। चिंतन होता है कि ऐसा क्या कारण है और इसका रिजल्ट ऐसा हो रहा है। वहां पे छात्र अधिगम, मतलब बात करें चिंतन स्तर पे आते हैं। हम लोग चिंतन स्तर पे आएंगे, आप लोग जो पढ़ रहे हो तो क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज करके उसका कारण जानना चाहते हैं ना, रिसर्च करने लगते हैं, तो वो चिंतन स्तर। ठीक है, यह शिक्षण के स्तर का आखिरी हिस्सा है। इसमें मुख्यतः उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनका स्मृति स्तर और बौद्धिक स्तर दोनों का विकास हो चुका है। चिंतन स्तर का शिक्षण छात्रों को चिंतन करने की उनकी सहायता करता है। यह छात्रों की वह क्षमता प्रदान करता है जिसमें छात्र प्रकरण के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों पहलुओं को समझकर यह निर्णय ले सके कि प्रकरण में अगर कुछ नए पात्र और नए विचारों को सम्मिलित किया जाता तो प्रकरण के उद्देश्यों को किस तरह परिवर्तित किया जाता। देखिए बच्चे, चिंतन स्तर में अगर बात करें तो छात्रों में, विद्यार्थियों में इस तरह मस्तिष्क का विकास हो जाता है कि वह अच्छे और गलत दोनों पहलुओं को समझ सकते हैं। जैसे होता है ना कि आप बच्चे नहीं रहे, आप में इतनी समझ है कि अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो और दोनों में आप अंतर जान सकते हो, तो यह आपका चिंतन स्तर। आप में क्षमता का इस तरह से विकास होता है कि आप दोनों पहलुओं को अच्छे से समझ सकते हो, क्या सही है क्या गलत है, यह आपको चिंतन स्तर में मिलता है देखने को। ठीक है, आप उस लेवल में आ जाते हो कि आप अच्छे बुरे का पहचान कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो, दोनों को छांट सकते हो और अच्छे चीज की ओर आगे बढ़ सकते हो। ये चिंतन स्तर है। देखिए, चिंतन स्तर की विशेषताएं छात्रों की समस्या समाधान पर वृत्ति का विकास करता है, जिससे वह भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान निकालने को तो तैयार हो सके। क्या होता है कि देखिए, इस लेवल के स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, मानसिक तौर पे इतने इनमें कैपेबिलिटी होती है कि फ्यूचर में क्या समस्या आने वाली है यह एनालाइज करके उस समस्या का निदान खुद निकाल सकते हैं। यह विचार कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और उसका निदान, समस्या का समाधान यह खुद भी निकाल सकते हैं। यह चिंतन लेवल वाले स्टूडेंट में है। ठीक है, यह विद्यार्थियों के आलोचनात्मक पक्ष का विकास कार्य है, अर्थात यह छात्रों को समझने में उनकी सहायता करता है कि क्या सही और क्या गलत। अभी जस्ट मैंने बताया था, यह छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास कर उनमें सृजनात्मक के तत्वों का विकास करता है। देखिए यार, यहाँ पे वह अच्छे बुरे की पहचान करते और अच्छे की ओर बढ़ सकते हैं चिंतन स्तर के में। ठीक है, आगे देखिए, खास है ब्लूम शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। चलते हैं ब्लूम की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्य की तरफ चलते हैं। ब्लूम का शैक्षणिक उद्देश्य वर्गीकरण। देखिए, पहले ब्लूम के बारे में जानते हैं। क्या था, देखिए आप लोग हाईलाइट इसे थोड़ा कर लीजिएगा यार, नोट प्रॉपर बनाते रहिए कॉपी लेकर के, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। ऑप्शंस रहेंगे, टिकआउट एमसीक्यू में रहेगा करना, तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जानना जरूरी है। देखिए ब्लूम का शिक्षण वर्गीकरण, बेंजामिन ब्लूम उनका पूरा नाम है। आपका यहाँ पे 1913 से 1999 में वह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, पूछेगा ऑप्शन में, आपको याद रखना है कि बेंजामिन ब्लूम जो थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे 1956 में उन्होंने अपना एक बुक पब्लिश किया था,
टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, इसमें उन्होंने यह वर्गीकरण किया था कि आ, कि वर्तमान में जो शिक्षण पद्धति है, वर्तमान में जो शिक्षा है वो किस बेसिस पे होना चाहिए, इन्होंने इस बुक में उसे बताया था। ठीक है, और इन्हीं के पद्धति को अपनाते हुए करेंट में शैक्षणिक उद्देश्य को माना गया है। ठीक है, 1956 में प्रकाशित हुई, इनका निर्माण ब्लूम द्वारा हुआ था, इसलिए इन्हें ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। यहाँ पे ब्लूम का वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण इस तरीके से किया जाता है ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। देखिए इधर ब्लूम ने बताया क्या चीज, सबसे पहला इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया ज्ञान का। ब्लूम क्या बोले कि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो बाकी शैक्षणिक उद्देश्य जो है वो कभी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया कि ज्ञान का मतलब कोई व्यक्ति अगर शिक्षा करा तो सही में उसके पास एक प्रॉपर ज्ञान का होना जरूरी है, सटीक ज्ञान का होना जरूरी है। देखिए इधर ज्ञान को ब्लूम ने सर्वप्रथम स्थान दिया क्योंकि बिना ज्ञान के बाकी बिंदुओं को कल्पना करना भी असंभव है। जब तक किसी वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक उसके बारे में चिंतन करना असंभव है, और अगर संभव भी हो जाए तो उसको सही दिशा नहीं मिल पाती। इसी कारण ब्लूम ने वर्गीकरण में इसकी महत्ता को प्रथम स्थान दिया। ब्लूम क्या बोले कि सबसे पहले व्यक्ति में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान होगा उसके बारे में तभी वह विचार कर सकता है, तभी वह विमर्श कर सकता है और एक पैथिक रास्ते की ओर लेके जा सकता है। लेकिन अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है और वह आगे का पद्धति अपनाने भी लगा तो एक सही डायरेक्शन, सही ट्रैक में नहीं जा पाएगा। क्लियर? तो ज्ञान का होना जरूरी है। दूसरा उन्होंने बोला बोध, ज्ञान को समझना, उसे सभी पहलुओं से परिचित होना, उनके गुण दोष के संबंध में ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन क्या होता है कि जो आपने सीखा है, जो आपके बोध में आया है, अब उसको एक सही प्रारूप देना, सही वे में उसको गाइड करना, सही डायरेक्शन में रखना। ठीक है, यह आपका अनुप्रयोग एप्लीकेशन कहलाता है। ज्ञान को क्रियान्वित रूप देने अनुप्रयोग कहलाती है। प्राप्त किए गए ज्ञान की आवश्यकता पड़ने पर उसको सही तरीके से अपने जिंदगी में लागू करना, उस समस्या के समाधान निकालने, प्राप्त किए गए ज्ञान के द्वारा यह ज्ञान को कौशल में परिवर्तित करता है। यही मार्ग छात्रों को अनुभव प्रदान करने में उनकी सहायता भी करता है। क्या होता है, अगर आपके पास ज्ञान है, ठीक है, सबसे पहला ज्ञान बोध आपने अपने मस्तिष्क में अच्छे तरीके से बैठा लिया, अब अपने जीवन के लक्ष्यों में उसका यूज आप करते हो, तो एप्लीकेशन करते हो। फिर विश्लेषण क्या होता है, जो आपने सीखा है, ठीक है, जो आपने सीखा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके एनालाइज करना, एक्सप्लेन करना, समझना, बताना और नवीन ज्ञान का अर्जन भी करना। यहां देखिएगा बात करते हैं विश्लेषण में ब्लूम ने तात्पर्य तोड़ना, अर्थात किसी बड़े प्रकरण को समझने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। अभी हमने आपको बताया कि कोई बड़ा टॉपिक है, किसी बड़े चीज को, तो उसको अच्छे से समझने के लिए क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें ताकि हम उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके, उसमें खोज विचार करना, यह था। उसके बाद संश्लेषण करना, अब जो आपने सीखा है, तोड़ा है, उससे जो आपको अलग ज्ञान अर्जित हुआ है उसको एक जगह जोड़ना, यह आपका संश्लेषण कहलाता है। और फिर उसका मूल्यांकन करना कि जो आपने जोड़ करके निष्कर्ष निकाला है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, क्या उसका वैल्यूएबल है, उसे आप लोग यहाँ पे संश्लेषण करते हो। ठीक है, संज्ञानात्मक उद्देश्य में था। अब भावनात्मक उद्देश्य में देखिएगा अनुक्रिया, अनुमूल्यन, सत्य संगठन, चरित्रीकरण, यह आपका भावनात्मक उद्देश्य में था। सारा एक जैसा ही है, कुछ अलग नहीं। सभी पहलुओं पर विचार करना, उसका मूल्यांकन करना कि सिद्ध है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, एक सटीक वे में है या नहीं है, ये भावनात्मक उद्देश्य। और तीसरा अगर बात करें मनोशारीरिक उद्देश्य, देखिए यहाँ पे उद्दीपन था। देखिए उद्दीपन से आशय कुछ ऐसी वस्तुओं से है जिन्हें हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तत्पश्चात हम उन्हें देखकर अनुक्रिया करते हैं, जैसे भूख लगने के लिए खाने की तरफ क्रिया है करते हैं। इस उदाहरण में भूख उद्दीपन हुआ जो हमें क्रिया करने के लिए उद्दीपित करते हैं। देखिए उद्दीपन का मतलब क्या है,
कि जो किसी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा करता है, आपको प्रेरित करता है, दैट इज उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या है कि अगर किसी कार्य को करने के लिए आपको जो प्रेरित कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि नहीं आपको करना चाहिए, तो वो आपका उद्दीपन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि भूख लगने के लिए हम लोग का मन विचलित होने लगता है, पेट भी अजीब आवाज करने लगता है, तो उद्दीपन है वो, और उसके लिए आप लोग खाने का क्रिया करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कार्य करना, नियंत्रण करना। कार्य करना में देखिए उद्दीपन के प्रति किया गया कार्य करने पर मजबूर करती है, अभी हमने बताया था। नियंत्रण, उस क्रिया पर हम नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, कभी कभी कंट्रोल भी करते हैं। समन्वय, उसमें नियंत्रण रखने के लिए हम उद्दीपन को क्रिया के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं कि यार लिमिटेशंस में, ठीक है। स्वाभाविक में वह समन्वय करते करते एक समय ऐसा भी आता है उसमें समन्वय स्थापित करना हमारे लिए सहज हो जाता है और हम आसानी के साथ हर परिस्थिति में उसका समन्वय स्थापित कर पाते हैं। वह हमारा स्वभाव बन जाता है, आदत होता है ना, उसके बाद आदत, वह स्वभाव के आने के पश्चात हमारी आदत बन जाती है। ऐसी परिस्थिति दोबारा आने के पश्चात हम वही क्रिया को प्रतिक्रिया हमेशा करते रहते, जिससे हमारे अंदर नई आदतों का निर्माण होता है। कभी कभी किसी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यार, मतलब कंट्रोल करने के लिए मन को एक बार तैयार करते, दो बार तैयार करते, फिर वैसा एक्टिविटी अगर दोबारा हमारे लाइफ में सिचुएशन अगर वैसा आता है तो हम वो एक्टिविटी वापस रिपीट करते हैं, जिससे हम उस पर नियंत्रण पा सके। क्लियर? तो भावनात्मक भी आपका हो गया, मनोशारीरिक भी हो गया। अब गैगने और ब्रिक्स के द्वारा भी शिक्षण का वर्गीकरण किया था, यह भी एक मनोवैज्ञानिक ही थी। गैगने और ब्रिक्स के द्वारा भी शिक्षण का वर्गीकरण किया गया था, ध्यान दीजिएगा। गैगने और ब्रिक्स ने शिक्षण के उद्देश्यों को 5 स्तरों पर विभाजित किया था। पहला ज्ञानात्मक रणनीतियां, दूसरा बौद्धिक कौशल, तीसरा मनोदृष्टि, चौथा मौखिक सूचना, चौथा पांचवा संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, ठीक है। इन 5 स्तरों पर गैगने और ब्रिक्स ने एनालाइज किया था, वर्गीकरण किया था शिक्षण को। इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कम पूछता है एग्जाम में, लेकिन आपके लिए पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा याद रखिएगा नोट्स बना करके। पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, माइंड योर ओन सक्सेस जीआरएफ पे आपका मिल जाएगा। आप चले जाइए टेलीग्राम पे, संकल्प जीआरएफ चैनल है, वहां भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शिक्षण की विशेषताएं गैगने और ब्रिक्स ने क्या दिया, शिक्षण का स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य रखना। क्या होता है कि अगर आप शिक्षा कर रहे हो तो गैगने और ब्रिक्स बोले कि शिक्षण कार्य करने के समय लोगों को स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि उस लक्ष्य को प्राप्ति की ओर क्या करें, वो अग्रसर रहे। उनके अंदर में एक होना चाहिए भावना कि हम जो शिक्षण कर रहे हैं इसका एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव हमारे लाइफ में है और हमें यह करना ही है, ठीक है। दूसरा, छात्र प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना। देखिए क्या होता है, शिक्षण का उद्देश्य ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी भावनाओं, किताबी लैंग्वेज को लगातार पढ़ाते जाना। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अगर बात करें, मनो आदतें भी होती है जो स्टूडेंट्स में देखने को मिलते हैं, तो हमें उसको भी अग्रसर करना है, ठीक है। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के प्रति छात्रों में रुचि का विकास करना। क्या होता है कि छात्र अगर रुचिगर होकर के किसी काम को करते हैं तो वह चीज जल्दी पूरा हो जाएगा और वह थकेंगे भी नहीं और मनोबल में भी उनका विकास होगा। तो जिस चीज का शिक्षण छात्र कर रहे हैं उनको उसके लिए रुचि बना के रखना पड़ेगा, और उसके लिए शिक्षा का भी एक अहम योगदान होता है, शैक्षिक का एकदम योगदान होगा, जिसमें उस विषय को लेकर के उनके मन में एक रुचि का भावना जागृत करना। देखिए, छात्र नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना, छात्रों की क्षमता एवं वातावरण के अनुकूल बनाना, छात्रों को ध्यान को केंद्रित करना। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स का माइंड इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है, तो हम कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे जिससे छात्र का मन क्या होता केंद्रित हो सके, कि नहीं वो अपने लक्ष्य को एक सीरियस वे में ले सके, ठीक है, उनका ध्यान केंद्रित रहे। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना। कभी कभी क्या होता है बच्चों में कुछ ज्ञान होते हैं, वो किसी चीज के बारे में छोटा बहुत थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनको इंटरेस्ट जागृत करना, क्या इसके बारे में आगे नहीं जानना चाहते हो, क्या ऐसा होता है ऐसा होता है, तो उनके मन में एक जागृत भावना जागती है, ठीक है। तब उसके आधार पर उनको शैक्षिक देना, ठीक है। आगे, त्रुटियों का निर्धारित करना, उन्हें ठीक करना, अगर किसी प्रकार से कोई गलती हो रहा है तो उसमें सुधार करना।
फिर यहाँ छात्रों के प्रगति का मापन एवं मूल्यांकन करना कि उनमें विकास कितना, आप शैक्षणिक आप दे रहे हो, शिक्षा प्रदान कर रहे हो, शिक्षण कर रहे हो, तो वहां पे यहाँ आप जांच करोगे कि उनमें कितना विकास हो, उनके मनोबल में, उनके मनोशक्ति पे, उनके ज्ञान में, कौशल में कितना का वृद्धि हुआ है, मेजर करोगे ना क्वेश्चन पूछ करके, वो तरीका अपना अपना है। ठीक है। परीक्षा के परिणाम से छात्रों को अवगत कराना, शिक्षक का ईमानदार होना एक इंपॉर्टेंट, शिक्षक का ईमानदार, ऐसा नहीं कि भेदभाव करेंगे, पार्शियलिटी करेंगे। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि कुछ छात्रों पे टीचर्स ज्यादा ध्यान देते हैं और कुछ लोग को निगलेक्ट करते हैं, अरे को तो सीखने वाला नहीं है, तो उनमें रुचि जगाना, उनको भी समान भावना से देखना। ठीक है। आगे बात करें, देखिए शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, अभी हमने जस्ट बताया था कि रुचि जागृत करने का सिद्धांत, अगर जिस टॉपिक को बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनको उस टॉपिक में रुचि नहीं है तो वह कभी भी सही जानकारी नहीं ले पाएंगे, कभी भी मूल्यांकन सही से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे छात्रों में उस विषय को लेकर के मन में एक रुचि जागृत कर देना, ताकि उस विषय के प्रति वह इंटरेस्ट ले सके, आकर्षित हो सके और उनके जानने के लिए उनके मन में एक मनोबल जागृत हो जाए। ठीक है। छात्रों के लिए शिक्षण तब सफल नहीं हो पाएगा जब तक कि वह रुचि नहीं लेगा। पहले दंड या अनुशासन के माध्यम से ज्ञानार्जन की प्रेरणा दी जाती थी, किंतु अब रुचि जागृत करने पर अधिक बल दिया जाता था। पहले क्या होता था, टीचर लोग पनिशमेंट दे रहे हैं, मुर्गा बन के रहो, गेट के बाहर खड़ा रहो, तो उससे क्या होता था कि छात्रों में वो सीखने का एक भावना आए चाहे नहीं आए, लेकिन टीचर के प्रति एक अलग मतलब हो जाता था उनका मनोबल कि नहीं आ रहा है, ऐसा हमारा मास्टर है। तो अब क्या हो रहा है, उसको चेंज किया गया नई शिक्षा नीति में, इन सब पर ध्यान दिया गया। अब लोगों में शिक्षण के प्रति और शैक्षणिक स्टूडेंट्स में उसके प्रति उनमें मनोबल का विकास किया गया, वह उस चीज के लिए उनको जागृत किया कि नहीं थोड़ा इंटरेस्ट लो, इससे तुम्हें सुधार आएगा। और स्वेच्छा से वह ध्यान केंद्रित करके शिक्षा ग्रहण करे, तभी पाठ्य वस्तु सही उद्देश्य और मूल भाव को समझकर शिक्षण सफल बनाएंगे। प्रेरणा का सिद्धांत, हम लोग हमेशा उसको रुचि की ओर प्रेरणात्मक ज्ञान देते रहेंगे जिससे उनका प्रेरणा बढ़े। क्रिया करने का सीखना, जैसे होता है कि कभी कभी टीचर जैसा कर रहे हैं करके सिखाने का कला, तो यहाँ पे वह भी देखने को मिलेगा। उद्देश्य पूर्ण शिक्षा का सिद्धांत, अब जैसे ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो आपका एक प्रॉपर उद्देश्य होना चाहिए, आप आगे बढ़ रहे हो, शैक्षणिक ज्ञान को अर्जन कर रहे हो, इससे आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ोगे, आपका जो एक प्रयास है वो सफल होगा। देखिए बच्चों को निश्चित समय में निर्धारित ज्ञान देने का प्रयास सफल हो सकता है। उद्देश्य व्यक्ति के केंद्रित समूह में केंद्रीकृत कैसे भी हो सकता है, जैसे बच्चों की श्रवण क्षमता का ज्ञान, काव्य पठन कौशल आदि। क्या होता था पहले, मतलब लोगों को इंटरेस्टफुल बना के उनके उद्देश्य से अवगत कराना। जीवन समन्वय, यहाँ वैज्ञानिक का सर्वमान है कि बच्चे उस विषय में रुचि लेते हैं जो उन्हें अपने जीवन में संबंधित रखती है, अतः किसी विषय में बच्चों को जीवन से जोड़कर उदाहरण द्वारा सिखाने से बच्चे पूर्ण रूप से रुचि और प्रतिभाता से सीखने का प्रयास करें। क्या होता है कि बच्चे मतलब जो अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, अगर उससे इंटरेस्टफुल अगर कहानी सुना करके उनको बता करके तब हम कुछ सिखाएंगे तो वो ज्यादा रुचिकर लेकर के उस चीज को सीखेंगे। चयन का सिद्धांत, भाषा शिक्षा हेतु यह सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ का बोलचाल भाषा, शैक्षणिक संस्थान के बोली चाली, उनके फ्रेंड सर्किल में बोले जाने वाले, तो यहाँ पे यह भी मायने रखता है कि चयन का सिद्धांत वो किस मतलब भाषा को चयन करते हैं, कक्षा में किस प्रकार से छात्रों को कब क्या और कैसे पढ़ना है, इसमें सही विधि सही समय पाठन सामग्री और विषय वस्तु का चयन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। शिक्षक को हर समय मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि कौन सी विधि सही काम कर रही है और बच्चे को आवश्यकता के अनुसार सही दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध है या फिर नहीं है। बोलचाल का सिद्धांत, इसमें अनुसार बातचीत के माध्यम से भाषा सरलता और स्थायी रूप से सीखी जाती है जो लंबे समय तक याद रहती है। यह भाषा के व्यवहारिक पक्ष केंद्र पर आ जाते हैं, जिस सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा का प्रयोग सही संदर्भ में अधिकाधिक अवसर मिलते हैं और एक समृद्ध परिवेश की उपलब्धता होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यह आपका यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मनोवैज्ञानिक की भाषा शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण सिद्धांत बताएंगे, इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके लिए।
थियोरिटिकल है तो ज़्यादातर लाइन करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यार आप लोग सोचते हैं हड़बड़ में निकाल ले, लेकिन एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेगा तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई, क्योंकि यार एमसीक्यू है और कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा। और ऑब्जेक्टिव ऐसा ऑब्जेक्टिव देगा ना कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, उसमें भी 5 ऑप्शन रहेंगे, तो थोड़ा सा समझ करके सीक्वेंस वाइज अरेंज करना रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।